नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो योर मनी लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमाएं ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सकें। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है और आप यहां भी आकर अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हम उसके जवाब अपने शो के दौरान आपको देंगे। आज हमारे साथ आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। और हर बार की तरह इस बार भी कॉलर्स को लेने से पहले हम शो में कुछ टॉपिक्स क्लियर करते हैं, कुछ ऐसी ज्ञान की बातें करते हैं जिससे इन्वेस्ट करने वाले लोगों का थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाए। तो आज हमने चुना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, जो काफी पॉपुलर होता है। लोग हम देखते हैं अक्सर हेमंत जी की इसमें निवेश करना ज्यादा अच्छा समझते हैं। उन्हें लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कॉर्पस उन्हें मिलेगा। तो बताइए जरा कैसे प्लानिंग करें अगर शुरुआत करें लॉन्ग टर्म निवेश की तो। जी, आई थिंक बिल्कुल ठीक है। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे जो लाइफ के जो कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स हैं वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और उन सभी गोल्स के लिए हमको एक बड़े कॉर्पस की जरूरत पड़ती है। जैसे चाहे वो कोई बड़ी एसेट खरीदनी हो, चाहे घर खरीदना हो, या फिर बच्चों की एजुकेशन हो, या फिर हमारी खुद की रिटायरमेंट हो, तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, लंबा समय है, तो कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही हो, आपकी स्ट्रैटेजी सही हो। तो आई थिंक किस तरीके से इन्वेस्ट करें या कहाँ पे इन्वेस्ट करें उससे पहले एक दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के, उसके बारे में डेफिनेटली कुछ बात करना चाहूंगा। देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एज एन इन्वेस्टर सबसे पहला ख्याल हमारे पास ये आता है कि हमारे जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जो है, उसमें कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तो हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनती है वो पहले सबसे हमारा जो बड़ा फोकस है वो यहाँ पे रहता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है हर इन्वेस्टर को समझने की कि जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, ये जो रिस्क है, रिस्क टू कैपिटल, ये जनरली शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में आता है। लॉन्ग टर्म में आप किसी भी ऑप्शन में जाएं, अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, अच्छे से आपने अपने ऑप्शन को चुना है, तो कैपिटल रिस्क के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। लेकिन उससे बड़ा एक रिस्क है। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये रिस्क को हमेशा ध्यान रखिए, जो है इन्फ्लेशन का रिस्क। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर, यानी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम महंगाई दर जो है वो आपके पैसे की कीमत को कम करता है। तो आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आपके जो रिटर्न है, जिसको हम बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न, यानी ग्रॉस रिटर्न माइनस टैक्सेस माइनस इन्फ्लेशन, वो पॉजिटिव हो, तभी जाके आपके पैसे जो है वो वैल्यू में बढ़ेंगे, नहीं तो सिर्फ नंबर्स में बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने रकम तो इकट्ठी की, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से आपको जितना फायदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। अब ऐसी कौन सी एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को आपको बीट करने में मदद करेगी? अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले नाम आता है इक्विटी का। तो एज एन इन्वेस्टर हमें ये देखना है कि अगर हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो इक्विटी में हमारा जो फोकस जो है डेफिनेटली होना चाहिए। अब वो कितना होगा वो डिपेंड करेगा आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन पे, आपके पास कितना समय है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। लेकिन सबसे पहले आप चुनिए कि आपकी एसेट एलोकेशन क्या हो, यानी कितना पैसा आपका इक्विटी में जाए, कितना पैसा आपका डेट में जाए। और जैसा मैंने कहा, सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो इक्विटी में जाना चाहिए। अब क्योंकि हम जानते हैं इक्विटी एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं बनाना है। आप नए निवेशक हैं, अगर थोड़े एक्सपीरियंस भी है तो भी कोशिश कीजिए डाइवर्सिफाइड ऑप्शन में जाए। अब वहां पे क्या ऑप्शन है? देखिए, कुछ कैटेगरीज है, मतलब अगर आप इक्विटी की बात करें तो करीब 10 कैटेगरी है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको फोकस करना है। उसमें से एक होगी फ्लेक्सी कैप फंड्स। यहाँ पे फंड मैनेजर के पास ऑप्शन है कि वो कितना पैसा किस सेगमेंट में लगाए। उस दूसरी होगी मल्टी कैप फंड, जहां पे फंड मैनेजर को 25% एलोकेशन तीनों एसेट क्लासेस में लगानी होती है। उसके बाद है लार्ज एंड मिड, यहाँ पे 35% दोनों एसेट क्लासेस में लगाना है और बाकी 30% वो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद अब चाहें तो आप अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लंबा समय हो और कोशिश कीजिए कि आप उसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा इन्वेस्ट करें। तो इक्विटी और उसके अंदर वेल डाइवर्सिफाइड। दूसरी बात, अगर आप रिस्क प्रोफाइल अलाउ नहीं करता आपको पूरा 100% इक्विटी में डालने के लिए, तो फिर आप हाइब्रिड फंड चुनिए। उसमें दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं, एक इक्विटी एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड जहां पे मिनिमम 65% इक्विटी और बाकी डेट में जाता है,
और दूसरे डायनेमिकली जो एसेट एलोकेशन फंड, जिनको पॉपुलरली हम बैलेंस एडवांटेज फंड बोलते हैं, जहां पे इक्विटी एलोकेशन मार्केट के लेवल के हिसाब से कम और ज्यादा होता है, वो आपके रडार पे रहने चाहिए। तो ये दो ऑप्शन है, उनको आप देखें। तो जिस तरह के आप इन्वेस्टर हो, जिस तरह का आपका गोल हो, जितना आपके पास समय हो, इन फंड्स और इन कैटेगरीज को देखिए, बट उससे पहले क्लैरिटी रखिए कि आपकी एसेट एलोकेशन कितनी। जी, तो ये तो पूरी प्लानिंग की स्ट्रैटेजी जो है वो आपने बताई यहाँ पर हेमंत जी, लेकिन कुछ फंड्स के नाम ऐसे जो आप बताएं उन लोगों को जो अभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं इस पर कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। जैसा मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने कहा कि आप डाइवर्सिफाइड फंड से शुरुआत कीजिए। उन फंड्स में जाइए जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया हो। जब हम अच्छा परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हम उसको कंपैरिजन दो तरीके से करना है। एक तो उस फंड का जो बेंचमार्क है, और दूसरा उसी कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उनके मुकाबले में आपके फंड ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया कि नहीं। तो कुछ एक नाम मैं बताता हूं जिनका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। जैसे मैंने शुरुआत की कि अगर हम फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं तो वहां पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये ज्यादा पैसा लार्ज कैप में लगाते हैं और कुछ 18-17% जो यूएस मार्केट में भी लगाते हैं, तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। दूसरा मैं कहूंगा कि कोटक फ्लेक्सी कैप, काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, हालांकि साइज इस फंड का काफी बड़ा है, बट फिर भी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी कंसिस्टेंट है। मल्टी कैप की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम आएगा निपॉन मल्टी कैप। वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है उसकी, उसको आप देख सकते हैं। कोटक मल्टी कैप फंड है। और अगर हम लार्ज एंड मिड की बात करें तो फिर HDFC लार्ज एंड मिड कैप, और ICICI लार्ज एंड मिड कैप, और SBI लार्ज एंड मिड कैप। अगर हम मिड कैप की बात करें तो जैसे कोटक इमर्जिंग फंड है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। और स्मॉल कैप कैटेगरी में भी कुछ अच्छे फंड हैं, जैसे निपॉन स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप। तो ये कुछ ऐसे फंड हैं जिन्होंने सालों साल कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब से सेबी ने कैटेगरीज को डिफाइन किया है तो आपके पास बहुत क्लैरिटी है कि आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में इक्विटी में कितना एक्सपोजर रहेगा, और उसके अंदर तीनों सेगमेंट जो है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें कितना आपका एक्सपोजर रहेगा। तो फंड वही चुनिए जो डाइवर्सिफाइड हो शुरुआत में एटलीस्ट। और एक चीज कहना चाहूंगा कि जो सेक्टर फंड है, जो थीमेटिक फंड है, जो बहुत ही एग्रेसिव है, वो एक आम निवेशक अपने पोर्टफोलियो से दूर रखे तो बेहतर है। क्योंकि अगर किसी सेक्टर में पोटेंशियल है, किसी थीम में पोटेंशियल है, तो यकीन मानिए कि वो जो फंड मैनेजर जो अच्छा कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी उस थीम या सेक्टर में एक्सपोजर आपके पास ऑलरेडी है। तो कुछ कैटेगरीज जिनको आप एटलीस्ट शुरू के दौर में आप उनको दूर रखिए। वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में चुनिए, लॉन्ग टर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अपना जो टाइम होराइजन है उससे कमिट रहिए। तीसरी बात, एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिंपल है बट थोड़े डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर आप ऐसा करें तो कोई कारण नहीं है कि लॉन्ग टर्म में जो भी आपके गोल्स हो, जो भी आपका लक्ष्य हो, आप उसको पूरा ना करें। बिल्कुल, तो अपने हर लक्ष्य को आप पूरा कर सकते हैं पूरी स्ट्रैटेजी के साथ जो हेमंत जी ने आपको बताई है, उसके अकॉर्डिंग आप निवेश करिए और निवेश करके खूब मुनाफा कमाइए। जो आपने टाइम हॉरिजन अपने लिए फिक्स कर रखा है उसी टाइम हॉरिजन में। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे हम सवाल जवाब की। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ वीरेंद्र कुमार पाल जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी बताएं क्या कुछ है आपका सवाल। नमस्ते मैम। जी नमस्ते, बताएं क्या सवाल है आपका। मैडम मेरी मतलब 40 साल एज है मेरी जी। मेरे पोर्टफोलियो में मैम 5 फंड है जी। HDFC टॉप 100 फंड है मैम। हाँ जी बताएं। एक बिरला का फ्रंट लाइन इक्विटी फंड है, एक मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप है, और एक UTI MNC फंड है मैम, और एक फ्रैंकलिन का स्मॉलर कंपनी फंड है मैम। इन सभी में मैम मेरा 7,500 की SIP चलती है मैम, मतलब सभी का मिला कर टोटल। तो मैडम मेरे को मतलब 10 साल में मैम 15 लाख करने हैं, तो इससे क्या मतलब पॉसिबल है, या अगर नहीं होगा तो फिर कितना करेंगे, और मतलब फंड का रिव्यू मैम जानना था मेरे को। ठीक है, तो वीरेंद्र जी का जो सवाल है 7700 की इनकी SIP है। हेमंत जी अगर आप देखेंगे तो, और बहुत बड़ा टारगेट इन्होंने अपने लिए नहीं रखा है। 10 साल में इन्होंने 15 लाख का टारगेट रखा है। 6 लाख इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू अब तक हो चुकी है। जो फंड है उसके बारे में इन्होंने आपको बताया। एलोकेशन भी आप देखेंगे तो कमोबेश 1000-1200 ऐसे इन्होंने एलोकेशन कर रखा है। क्या कुछ सलाह रहेगी है आपको इनकी। देखिए, सबसे पहले इनके अगर लक्ष्य की बात करें तो इन्होंने कहा कि 15 लाख का कॉर्पस चाहिए 10 साल। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि वो यहां से 10 साल की बात कर रहे हैं और इनके पास ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है 6 लाख का,
तो मेरा ये मानना है कि अगर वो कॉर्पस जो उन्होंने एक्यूमुलेट किया है और जो इन्वेस्टमेंट जो 7,700 पर मंथ अगर ये 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं, तो इनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस होगा, मैं यहाँ पे 12% की एनुअलाइज रिटर्न मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जब आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप उतनी उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह का रिटर्न आपको इक्विटी पोर्टफोलियो से मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इनका जो कॉर्पस होगा करीब 36 लाख बनेगा। तो जहां तक इनका टारगेट का सवाल है, मुझे लगता नहीं इनको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। इनफैक्ट अगर ये चाहें तो अपने गोल को थोड़ा रीडिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर ये कंटिन्यू करते हैं इस प्रोसेस को, तो 36 लाख का कॉर्पस बनाएंगे। अब इनके पोर्टफोलियो को अगर हम देखें तो करीब 5 फंड है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जो थीमेटिक फंड है, सेक्टर फंड है, वो अगर एक आम निवेशक दूर रखें तो बेटर है। इनके पास एक एमएनसी फंड है यूटीआई का, मुझे लगता है वहां पे इनको एसआईपी बंद करके जो एचडीएफसी टॉप 100 में जो इनकी एसआईपी चल रही है उसके अंदर उस अमाउंट को वो ऐड करें। और मोतीलाल का जो फ्लेक्सी कैप फंड चल रहा है उसके मुकाबले में मैं उनको 2 ऑप्शन दूंगा। उससे उसकी फंड की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है, तो या तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप या फिर मोतीलाल का जो मिड कैप फंड है उसको आप देख सकते हैं। और तीसरा इनके पास है ईबीएसएल फ्रंटलाइन जो फंड है, उसके सामने एक लार्ज एंड मिड कैप और जैसे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, अगर उसको आप देखें तो मुझे लगता है सही बैलेंस और बेटर परफॉर्मिंग फंड आपके पोर्टफोलियो में होंगे। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं तो आपका जो टारगेट पूरा करने में आपको कोई प्रॉब्लम। जी, तो बेझिझक अब अपना टारगेट जो है अपनी मौजूदा एसआईपी से आप पूरा कर सकते हैं। और वीरेंद्र, इसके लिए आपको किसी तरीके की चेंज की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको फंड में जरूर चेंज करने की जरूरत है। उसमें आप मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड और साथ ही यूटीआई एमएनसी फंड, इससे आप बाहर निकल जाए, जो सलाह दी है आपको हेमंत जी ने। और बाकी जो है उसमें कंटिन्यू रहे और इसके साथ ही आप अपने टारगेट को तो अचीव अपनी मौजूदा एसआईपी से कर ही लेंगे। चलिए, अब अगले कॉलर हमारे साथ हेमंत जी यूएई से जुड़े हैं, योगेंद्र जी, जो जानना चाहते हैं आपसे अपने सवाल का जवाब। तो योगेंद्र जी बताएं, क्या कुछ सवाल है आपका? यस, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। या एक्चुअली मैं स्टार्ट किया मेरा एसआईपी लास्ट 4.5 ईयर्स हो गया। और मैं स्टार्ट किया 15,000 से, अभी 71,000 किया। मैं उसको और बढ़ा के पर मंथ 1 लाख तक लेके जाना चाहता हूँ। और मैं ये 10 to 15 ईयर्स का गोल है मेरा। ओके। ये मेरी बेटी है, उसका पढ़ाई के लिए। बेटी अभी 14 ईयर्स है। और उसका मैरिज और उसके लिए, और मेरा रिटायरमेंट गोल। ठीक है, तो हेमंत जी, जैसा कि हमने शो के शुरुआत में ही बात की आज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, देखिए लॉन्ग टर्म में ही निवेश इनका और उसी के आधार पर आगे की सोच भी है इनकी। 71,000 की एसआईपी है इनकी। यूएई से इन्होंने हमें कॉल किया है ये जानने के लिए कि इनका किस तरीके का पोर्टफोलियो है, उसका रिव्यू जानना चाहते हैं ये। और जो पोर्टफोलियो वो भी मैं जल्दी से पढ़ के बता देती हूँ। फ्रैंकफिन इंडिया फीडर, फ्रैंकफिन यूएस ऑप्ट फंड इन्होंने ले रखा है 3,000 के एलोकेशन के साथ। उसके अलावा मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है 5,000 के एलोकेशन के साथ। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड है इनके पास। स्मार्ट स्मॉल कैप फंड इनके पास है। एचडीएफसी टॉप 100 फंड इनके पास है। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। कोटक फ्लैक्सी कैप फंड है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड है और एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे फंड है। एलोकेशन आप देखेंगे तो लगभग 10,000, 5,000 इस तरीके से इन्होंने एलोकेशन कर रखा है। तो क्या सलाह रहेगी इनको आपकी? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे हमने पहले भी बात की कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी एज एन एसेट क्लास में पोटेंशियल है कि वो आपको पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न दे। तो अच्छी बात है कि इनका जो फोकस है वो इक्विटी के ऊपर है। तो मुझे लगता है जो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक तीनों इंग्रेडिएंट्स किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की सक्सेस के लिए जो चाहिए वो इनके पास है। अब अगर हम पोर्टफोलियो पे आते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि इनका 71,000 का एसआईपी है, 10 फंड है इनके पास। मुझे लगता है पोर्टफोलियो में डेफिनेटली एक स्कोप है कि आप उसको थोड़ा कंसोलिडेट करें। क्योंकि कभी क्या होता है कि थोड़े ज्यादा फंड हो जाए तो फिर कहीं रिपीटेशन होता है। जैसे अगर हम इनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करें, देखेंगे कि इनके पास 3 स्मॉल कैप फंड है। तो जाहिर सी बात है कि स्मॉल कैप में एक्सपोजर एक अच्छी बात है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। प्रपोर्शन सही हो और इतने ज्यादा फंड की आपको जरूरत नहीं है। तो तीनों में से एक फंड जैसे एसबीआई स्मॉल कैप वो आप रख सकते हैं अपने पास। तो एक तो आपको ये चेंज करना है। कुछ फंड हैं जहां पे मुझे लगता है आप डेफिनेटली
कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे इन्होंने 2 फ्लेक्सी कैप फंड कहा, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, वो दोनों में आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। एक यूएस अपॉर्चुनिटी फंड है, डेफिनेटली कुछ एक्सपोजर अगर यूएस मार्केट में हो, हालांकि जो पराग पारिक फंड है वहां पे भी जैसे मैंने कहा करीब 18-19% एक्सपोजर यूएस मार्केट में है आपके पास, तो बट वो कंसंट्रेटेड बेट है और ये थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो उसके हिसाब से आई थिंक वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है वहां भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा HDFC टॉप 100 वो भी आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन बाकी जो फंड्स हैं, जैसे मैंने कहा 2 स्मॉल कैप फंड और मिरई का जो लार्ज एंड मिड है, वो जो बाकी जो फंड्स हैं उनको आप थोड़ा कंसोलिडेट कीजिए, वहां पे डिसकंटिन्यू कीजिए। और 21,000 रुपीज आपके पास होगा फिर से एलोकेट करने के लिए, तो उसमें 5,000 जैसा मैंने कहा आपने SBI स्मॉल कैप अगर एक फंड रखा है तो उसमें स्कोप है कि आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें 5,000 से, और एक मल्टी कैप फंड रखें अपने पोर्टफोलियो में, जो निपॉन इंडिया मल्टी कैप जिसकी मैंने पहले बात की, उसमें 16,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कुछ चेंजेस, 3 या 4 फंड आपके पोर्टफोलियो में कम हो जाएंगे, कंसोलिडेट हो जाएगा, और जिस तरह का एक्सपोजर आपको डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में चाहिए वो मिलेगा, और शायद बेटर परफॉर्मिंग फंड आपके पोर्टफोलियो में होंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप डिसिप्लिन को बनाए रखें, और जैसा मैंने कहा समय समय पे ध्यान रखिए कि आपकी जो कमिटमेंट है वो इक्विटी एज एन एसेट क्लास, फंड से नहीं है। तो फंड को आप रेगुलरली मॉनिटर कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर 3 महीने 6 महीने में बदलाव करना है, क्योंकि हर फंड मैनेजर का फंड उस फेज में जाता है जब उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम होती है, क्योंकि जो पैसा जो है मार्केट में वो एक सेट ऑफ सेक्टर से दूसरे सेट ऑफ सेक्टर में जाता है, इसके लिए होगा। इसका मतलब ये नहीं कि फंड अच्छा नहीं है, समय दीजिए लेकिन उसको मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल, तो फंड को मॉनिटर करते रहिए, और जैसी सलाह दी है हेमंत जी ने, आपके लिए जो स्मॉल कैप है वो एक ही काफी है, तो आप एक स्मॉल कैप में बने रहें। इसके अलावा निपॉन इंडिया मल्टी कैप की सलाह आपके लिए, इसमें आप निवेश करें और साथ ही जो आपका गोल है उसको आप अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला योर मनी में यूं ही जारी रहेगा। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा ये खास शो योर मनी, जहां हम देते हैं आपके हर सवाल का जवाब। और अब हमारे साथ इस वक्त मेल के जरिए सवाल भेजा है राजन ने। इनका सवाल है, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। हेमंत जी, मौजूदा निवेश इन्होंने 12,500 की SIP कर रखी है। 5 साल में अगर आप देखें तो 7 साल के बाद इक्विटी फंड में निवेश करने की बात इन्होंने कही है, और 7,500 का अतिरिक्त निवेश ये करना चाहते हैं। इसके अलावा HDFC मिड कैप ऑप्ट फंड में 50,000 का एक मुश्त निवेश यानी कि लमसम भी इन्होंने कर रखा है। पोर्टफोलियो का रिव्यू ये चाहते हैं। पोर्टफोलियो इनका SBI फोकस इक्विटी फंड में 2,000 का एलोकेशन है, HDFC स्मॉल कैप फंड में 3,000 का एलोकेशन है। इसके अलावा SBI निफ्टी इंडेक्स फंड अगर आप देखेंगे तो 2,500 का एलोकेशन इसमें इन्होंने कर रखा है। SBI स्मॉल कैप फंड अगर आप देखेंगे तो इसमें भी इन्होंने 2,000 का एलोकेशन कर रखा है। SBI कॉन्ट्रा फंड में 3,000 का एलोकेशन इन्होंने कर रखा है। क्या कुछ सलाह रहेगी आपको इन्हें? देखिए, जैसा उन्होंने कहा कि इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है करीब 12,500 की है, और एडिशनल 7,500 करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शायद 5 साल के बाद वो रिटायर हो रहे हैं। थोड़ा मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि अगर ये 5 साल के लिए एडिशनल 7,500 कर रहे हैं तो इक्विटी में करना शायद वो सही नहीं होगा। लेकिन अगर इनको लगता है कि रिटायरमेंट के बाद भी इमीडिएटली इस कॉर्पस को उनको टच करने की जरूरत नहीं है, और शायद 3 या 5 साल दे सके, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई हार्म है कि वो अगर 7,500 भी अगर वो इक्विटी में इन्वेस्ट करें। तो आई थिंक ये जो डिसीजन है कि वो जैसे हमने लॉन्ग टर्म की थोड़ी सी बात की पहले कि हाइब्रिड फंड में जाएं या इक्विटी में जाएं, वो डिपेंड करेगा कि उनकी जरूरत क्या है, कब इस पैसे की उनको जरूरत है। और जैसे मैंने कहा कि अगर उनको लगता है कि 3-5 साल रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो दे सकते हैं तो डेफिनेटली फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,000 की इक्विटी में हो जाएगी। इनके अगर हम फंड्स को अगर हम एनालाइज करें तो इनके पास भी 2 स्मॉल कैप फंड है, HDFC स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक स्मॉल कैप फंड रख लीजिए इस केस में अगर आप चाहें तो, दोनों में से कोई, बट अगर चाहे तो बेबी प्रेफरेंस HDFC स्मॉल कैप को दे सकते हैं इस आपके पोर्टफोलियो कंपोजिशन के हिसाब से। उसके अलावा इनके पास एक SBI का निफ्टी इंडेक्स फंड है और एक कॉन्ट्रा फंड है, उन दोनों को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और SBI का जो फोकस फंड आई थिंक जो उनके पास है उसको थोड़ा सा अगर ये देखें तो एक लार्ज एंड मिड कैटेगरी, जैसे HDFC लार्ज एंड मिड मैंने पहले बात की थी, वो अगर अपने पोर्टफोलियो में रखें तो बेहतर रहेगा। बेटर परफॉर्मिंग फंड्स होंगे, अच्छा बैलेंस होगा पोर्टफोलियो। जी, तो कुल मिलाकर कुछ फंड से निकलने की सलाह, किसी में निवेश जारी रखने की, और साथ ही किसी फंड में निवेश करने की भी सलाह आपको दी गई है। 7 साल के लिए अगर आप चाहते हैं तो फिर इक्विटी
फंड से यहाँ पर बचने की सलाह आपको दी गई है और लंबे समय में इक्विटी फंड में निवेश करना जो है वो सही रहेगा। इसके अलावा एचडीएफसी लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड से आप निवेश करें इसमें, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में आप निवेश करें और जो आपका टारगेट है उसको आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा, ईमेल के जरिए हमें सवाल भेजा है सागर ने। इनका सवाल भी ले लेते हैं। इनकी उम्र 47 साल है, मौजूदा निवेश 5000 की एसआईपी कर रहे हैं। पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो 15 लाख इनके पोर्टफोलियो वैल्यू अभी हो चुकी है और 2000 की अतिरिक्त एसआईपी का लक्ष्य इनका है, जिसको 5000 को बढ़ाकर ये 7000 करना चाहते हैं। पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हैं ये, और फंड को लेकर सलाह भी चाहते हैं। 3 ही फंड है इनके पास, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, एसबीआई ब्लू चिप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो हेमंत जी, 3 फंड के साथ 7000 अगर देखें तो निवेश करने का इनका लक्ष्य है। क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी इन्हें? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कॉर्पस बना भी है ऑलरेडी, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि इनका जो टाइम होराइजन है वो लॉन्ग टर्म है। आई डोंट थिंक उन्होंने वहां पे डिफाइन किया कि कितना समय है उनके पास, पर मैं मान के चल रहा हूं कि ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनके पास लंबा समय होगा। मेरा सिर्फ एक ही चीज में पहले इनके फंड्स के पहले बात करने से पहले बोलना चाहूंगा कि हमेशा मुझे लगता है कि हर इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करने से पहले अपने गोल को डिफाइन करना चाहिए, अपने टाइम होराइजन को डिफाइन करना चाहिए। उसके 2 फायदे हैं। एक तो आपकी जो एसेट एलोकेशन है वो सही होगी, दूसरा एज एन इक्विटी इन्वेस्टर आपका सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। तो काफी बार हमने देखा कि इन्वेस्टर्स थोड़े निराश होते हैं और कभी कभी एक हैफेजर्डली कुछ इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। अगर आपका टाइम होराइजन डिफाइंड है, आपको कहाँ पहुंचना है वो अगर आपको क्लैरिटी है, तो फिर जो वॉलेटिलिटी का जो पीरियड है उसको हैंडल करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। इन्होंने कहा कि 5000 की जो इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं अभी, तो एक उनके पास स्मॉल कैप फंड है, उसमें बने रहे। पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप फंड जो वहां पे शायद 1000 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2000, क्योंकि ये काफी अच्छा फंड है, जैसे मैंने पहले भी इसके बारे में बात की, तो ये 2000 जो एडिशनल उनको इन्वेस्ट करना है, मुझे नहीं लगता कि उनको और कोई फंड ऐड करने की जरूरत है। उसी फंड में वो अगर चाहें तो अपना 2000 ऐड कर सकते हैं। और एसबीआई ब्लू चिप की जगह पे अगर एसबीआई लार्ज एंड मिड ले ले तो वो मुझे बेहतर लगेगा, क्योंकि एक तो लार्ज कैप का एक्सपोजर आपको पारंपरिक में मिल रहा है और लार्ज एंड मिड कैप में भी मिलेगा, साथ में जो आपका जो कंपोनेंट मिड कैप का बढ़ना चाहिए पोर्टफोलियो में वो भी बढ़ेगा। तो ये कुछ बदलाव और एडिशनल पैसा भी एग्जिस्टिंग फंड में आप डालें। जी, तो थोड़ा बहुत बदलाव करें और जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं उस फंड में ही थोड़ा सा बदलाव करके, लेकिन जो आप 2000 का अमाउंट और इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप इसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी में जो एलोकेशन है वो बढ़ा सकते हैं और इससे जो आपका गोल है उसको आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि हेमंत जी ने कहा कि बहुत जरूरी होता है कि जब अगर हम टारगेट फिक्स करते हैं तो टाइम हॉरिजन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और कुल मिलाकर आज हमने पहले जब शो की शुरुआत की तो वहां भी हमने इसके बारे में बात किया कि लॉन्ग टर्म का निवेश और बहुत क्लैरिटी और डिसिप्लिन के साथ स्टिक होना चाहिए अपने उस निवेश पर कि हमको जो हमने टारगेट सेट किया है उसको हम अचीव करें। चलिए, अब इसी के साथ शो में आखिरी समय आ चुका है हेमंत जी, तो अब आपके टॉप 4 फंड्स आज के क्या हैं उन नए लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनके लिए भी जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं? जी, जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि वेल डाइवर्सिफाइड फंड उन कैटेगरीज में जिनका कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग ट्रैक रिकॉर्ड है। इनमें से काफी कुछ फंड्स के नाम मैंने शायद ऑलरेडी ले दिए जब आपने पूछा था मुझे, बट फिर से मैं बता दूं कि जो टॉप 4 फंड्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो मिड कैप कैटेगरी में है, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये 4 फंड है। मुझे लगता है चाहे आप नए निवेशक हो, चाहे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, जिस तरह का इनका पोर्टफोलियो है, जिस तरह का इनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे लगता है ये हर पोर्टफोलियो में अपनी जगह बना सकते हैं। जी, तो चाहे आप नए हो या फिर आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हो, ये 4 जो फंड है इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। आप इसमें अपनी तरीके से जैसा भी आपको लगे सहूलियत के हिसाब से आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। अगर आप नए हैं तो इसके जरिए आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और कॉलर्स के सभी सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।